आमना सामना मीडिया के खास प्रोग्राम रूबरू में आप सभी का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मुंबई महाराष्ट्र की जानी मानी शख्सियत, बेबाक शख्सियत, साबिक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, अवामी विकास पार्टी के सदर और बहुत सारी मिली और समाजी तंजीमों के जिम्मेदार जनाब शमशेर खान पठान साहब। शमशेर खान पठान साहब, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल है। ये बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र। शमशेर खान पठान साहब, सबसे पहला सवाल मेरा सबसे जी बड़ा सवाल, सबसे बड़ा अहम सवाल कि इस लॉकडाउन में और कोरोना वायरस की महामारी में खास तौर से ईद जो अनकरीब है, अभी ईद आने वाली है, मुसलमानों से ये खास तौर से गुजारिश की जा रही है कि ईद सादगी से मनाएं, कोई खरीदारी ना करें, ना नए कपड़े खरीदें, ना नए चप्पल जूते खरीदें, अपने पैसों का वो सही इस्तेमाल करें। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के मुस्लिम इलाके में, खास तौर से मुस्लिम इलाकों में हमारी बुर्का पोश खवातीन और मर्द हजरात निकल रहे हैं और जाके खरीदारी कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन भी नहीं कर रहे। इसका असर ये हो रहा है कि मीडिया को भी बोलने का मौका मिल रहा है और इन बेशर्म मुसलमानों को, इन औरतों को समझ में नहीं आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अभी जो हालात जो आज गुजर रहे हैं, आज लोगों के बिचारों के सहरी और इफ्तार के मतलब उनके वांदे हैं बिचारों के। जी और कई लोग फोन भी कर रहे हैं कि हालत खराब है, हालत खराब है। अच्छे अच्छे लोग के फोन आ रहे हैं। जी तो ऐसे हालत में जो इतना मतलब खतरनाक मरहले से हम गुजर रहे हैं, लॉकडाउन, कोरोना की दहशत, और हर आदमी ने डिसाइड किया है कि मैं नया कपड़ा नहीं लूंगा। ये सब में डिसाइड कर चुके हैं जी और हम शॉपिंग नहीं करेंगे। जी उसके बाद भी कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो ये हमारी कौम के लिए शर्मिंदगी की बात है। जी क्योंकि जब इतने बुरे वक्त में अगर आप खुशियां मनाने के लिए आप कपड़े पहन रहे हैं तो इससे गलत बात और क्या हो सकती है। मैं इनका चाहूंगा इलाज कि क्या है? ऐसे लोग अभी इनका समझ इलाज जाए। क्या है? इनका इलाज क्या है? इलाज है कि इनको समझाया जाए, क्योंकि इधर मैं साउथ मुंबई की जो बात मैं देख रहा हूँ कि जी साउथ मुंबई में थोड़ा नहीं है, सब जी दुकानें बंद है यहाँ पर। जी और यहाँ पर तो कुछ दिखाई देता नहीं, लेकिन कुछ साउथ मुंबई छोड़ के बाकी इलाकों में खबरें आ रही है, कुछ वीडियो भी आ रहे हैं कि औरतें शॉपिंग कर रही है। तो सुन के बहुत दुख हो रहा है। जी तो मैं चाहूंगा कि जो वाकई लीडरान जो है, वाकई सोशल वर्कर, समाज सेवक जो है, वो रास्ते में जाए, पुलिस की मदद दे। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग होते हुए भी पुलिस किस तरह से अलाउ कर रही है उनको। जी जब बॉम्बे जो पूरा रेड जोन में है और जी रेड जोन में कोई दुकान नहीं खुल सकती है, वो दुकान खुल कैसी रही है? खुल कर चलिए। ये भी एक बड़ी तशवीश की बात है। जी तो वहां के लोकल लीडर्स, वहां के जो मतलब जो काउंसिलर है, जो पॉलिटिकल जो हैसियत रखते हैं, इन लोगों ने पुलिस में जाके वो दुकानें बंद कर देना चाहिए, ना रहे बास ना बजे बासरी। जी और पुलिस ने भी उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जी ये मेरा मानना है। इस तरह से वो कम से कम जो ये जो फजूल खर्ची जो कर रही है, इसे फजूल खर्ची कहूंगा मैं। क्योंकि आज वक्त इतना खराब है, ये महामारी और ये बीमारी कितने दिन चलेंगी इसका भरोसा नहीं। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सीधा कहा है कि आपको इस बीमारी के साथ में जीना है। जी हुकूमत हिंद ने भी कहा है कि आपको बीमारी के साथ में जीना है। जी जीना है मतलब मैंने पूरे साल 2 साल तक जीना है। जी अब इस साल 2 साल में लोगों के पास काम नहीं है, जी लोगों के पास में कोई व्यापार नहीं है, जी तो वो किस तरह जिंदगी गुजारेंगे? तो ये बातें हमारे लोगों को समझना चाहिए कि आज जो 2 पैसे हमारे पास में है तो उसे हम आने वाले वक्त के लिए बचाए। और अगर ज्यादा पैसे है तो हमारा बाजू वाला, हमारा रिश्तेदार जो आज गरजमंद है, आज ऐसे ऐसे लोग फोन करके मांग रहे हैं कि मैं हैरान अचंभा हूँ कि बाप रे, इतना मतलब मैंने बेकारी बढ़ चुकी है। तो ऐसे लोग को मदद की जाए, उनको राशन भेजा जाए, या वहां के लोकल लोग को पैसा देके चाहिए कि राशन दीजिए, कैश मत देना चाहिए, लेकिन मदद करना चाहिए। तो इस तरह से अगर करेंगे तो ये हमारे कौम को भी बदनाम करेंगे और एक दीनी फरीजा भी अदा नहीं कर रहे, मैं ऐसा कहूंगा। जी। और ये हम ये देख रहे हैं कि जो अच्छे इलाके हैं मुसलमानों के, वहां तो बिल्कुल मुसलमान नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये खास तौर से स्लम इलाके हैं मुसलमानों की, जहाँ पर गुंजान आबादी है, एक हम ये कहते हैं कि जहाँ पर मिडिल क्लास तबका रहता है या गरीब तबका रहता है, वहां से निकल रही हैं औरतें और बुर्का पहन पहन करके मार्केट में शॉपिंग कर रही हैं। तो आपने कहा कि इनको समझाया जाए, समझाया तो जा रहा है, फिर भी नहीं समझ रहे ये लोग। नहीं, लेकिन एक बात सुनो ना, अभी गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन का जो अभी जो मतलब मैंने जो कंडीशन दी है, उन लॉकडाउन में ये दुकानें खुल नहीं सकती है। जी
तो ये दुकानें खुल क्यों रही है फिर? ये सबसे बड़ा सवाल ये। तो ये आपका इसमें जी मेन जो है ना, वो मेन बटन दबाया जाए। मतलब जी इसको अगर आप फर्दर कभी बात करने जाएंगे तो वो दुकान वाला नाराज होगा, औरतें नाराज हो जाएंगी कि भाई ठीक है, आपको क्या तकलीफ है, हम हमारे पैसे खर्चा कर रहे हैं। इस तरह से वहां पर एक किस्म का एक झगड़े की सिचुएशन खड़ी हो सकती है। जी इसको रोकने के लिए हमारे पास एक बटन है, वो बटन क्यों ना दबाया जाए? और वो बटन है बीएमसी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर। जी अगर यहाँ पर जाके अगर हम जाके कहे कि देखिए फला फला दुकान खुली है, उसे आप बंद करो, वो दुकान बंद हो जाती है, तो हमको हर एक को फर्दर फर्दर बोलने की जरूरत नहीं है हमें। लोगों का ये तज्जिया है। तो है मेन बटन, वो हमने दबाना चाहिए। जो हमारे रुस्वादार लोग हैं, उन्होंने बाकायदा वापस जाके बात करना चाहिए और वो दुकानें बंद कर देना चाहिए। और उनके बाकायदा वीडियो अगर कर रहे हैं, उनके वीडियोग्राफी करके अथॉरिटी को देना चाहिए। बीएमसी अथॉरिटी को बोलो, डिजास्टर मैनेजर वालों को, उनको देना चाहिए, या फिर पुलिस ऑफिसर को देना चाहिए, और वो दुकानें बंद करना चाहिए। दुकानें बंद हो जाएंगी तो ये कोई बाहर नहीं आएंगे। पठान साहब, चाहे बीएमसी हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। लोगों की शिकायत ये आ रही है कि हमारे इलाके में दुकानें खुली थी, हमने सीनियर को फोन किया, सीनियर आया, एक राउंड मार के चला गया, दुकानें बंद नहीं करवाया। ऐसी भी शिकायत आ रही है। पुलिस उस पर अमल नहीं कर रही है। और कहीं और लोगों का कहना यह है, ये जो आम तजिया ये है कि कहीं मजदूर तबका है या कोई जरूरतमंद है, वो अगर जा रहा है कुछ खरीदारी करने के लिए निकल रहा है, तो पुलिस तो उनको मार मार के लाल कर रही है। लेकिन यहाँ पर जहाँ दुकानदार जो खो रहे हैं उन पर सख्ती क्यों नहीं हो रही? नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है और अगर आप कभी उसका एविडेंस बनाते हो, और अगर कमिश्नर को अगर ईमेल में भेजते हो या ट्विटर में भेजते हो या डीसीपी से बात करते हो, तो उसमें डीसीपी लेवल के लोग उसमें काम जरूर करेंगे। अगर लोकल, क्योंकि देखो जो दुकान वाले हैं वो लोकल पुलिस स्टेशन को मैनेज करेंगे, वो मैनेज कर सकते हैं और मैनेज होते हैं कई जगह पे। हर एक को मैं मतलब बदनाम नहीं करूंगा पुलिस वाले को, लेकिन जो होने वाले वो हो जाते हैं, और ये लोग फिर मतलब उससे एक्शन लेने से आनाकानी करते हैं। लेकिन अगर हम एविडेंस के साथ में ये बात अगर हम अपने एसीपी से और डीसीपी से कभी करें, तो उस पर कार्रवाई 100% होना है। तो हमें हायर अप से बात करना चाहिए। अगर लोअर रैंक के लोग हैं, अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे, पुलिस और सरकार जो है अपनी कोशिश कर रही है, उनकी कोशिश में हमें कोई एतराज नहीं है। वो संजीदगी से चाह रहे किसी तरह लॉकडाउन पे अमल हो, लेकिन ये समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान की भी तो जिम्मेदारी है कि इलाके में दुकान खुल रही तो उनको बंद करवाएं। नहीं बिल्कुल जवाबदारी उनकी है ना, लेकिन मैं कहता हूँ ना, फिर जाने के बाद में दुकान वाला उनसे झगड़ा करेगा कि तुम क्यों होते बंद करने वाले, वो कंप्लेंट करेगा, झूठी कंप्लेंट, क्या पैसे मांगने आए थे। ये भी कर सकते हैं उनको सताने के लिए, ये देखिए पैसे मांगने आए थे, बंद करो वरना पैसे दो, 100 केस बना देंगे वो। तो अगर उनके पास जाके अगर वो कभी वो नहीं मान रहे हैं, कोशिश करना चाहिए। नहीं, इलाके तो के मोतबर, नीयत भी साफ होना चाहिए। इलाके के मजबूत लोग, मोतबर अफराद, क्या दुकान वाले इस तरह से उन लोगों से पंगा ले सकते हैं क्या? अगर वहां के जिम्मेदार अगर बोलेंगे तो सख्ती के साथ में, अगर पहले तो समझाया जाए, नहीं समझ में आए तो उन पर सख्ती की जाए। नहीं तो बिल्कुल, लेकिन वो डिपेंड है तुम्हारे तंजीम के लोगों के कैरेक्टर के ऊपर, उनका कैरेक्टर क्या है, उनका रूसूख कितना है। जी। अगर वो साफ सुथरे कैरेक्टर के है और उनकी अगर छवि अच्छी है, और दुकानदार को लगता है कि भाई ये आदमी की अगर मैं बात नहीं सुनूंगा ये मुझे तकलीफ में लाएगा, तो वो आदमी उसकी बात सुनेंगे। लेकिन जो रोड साइड टाइप के कुछ रहते हैं हमारे सोशल वर्कर, जो 200-400-500 रुपए के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो इन लोगों से डरते नहीं है वो लोग। जी जी जी, नहीं बिल्कुल सही है, आपकी बात भी सही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस तरह से जो इलाके में अभी गोंडी की एक वीडियो आई थी, गोंडी शिवाजी नगर की, जहाँ पर पूरी मार्केट खुली हुई है और हमारी बुर्का पोश बहनें और माए बहनें जो है वहाँ पर खरीदारी कर रही हैं, उसको एक टीवी चैनल वाले ने बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया, उसको टारगेट किया कि देखो मुसलमान इस तरह से यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, तो पूरी कौम बदनाम हो रही है ना, मीडिया को तो मौका मिल रहा है। नहीं, मैं क्या चाहता हूँ रशीद अजीम साहब, आप जरा वो जो वीडियो की थोड़ी स्टडी कीजिए। क्या हो रहा है, मैं जो सुन रहा हूँ, लोग मुझे बता रहे हैं कि कुछ पुराने वीडियो भी वो लोग को दिखा रहे हैं मीडिया में, पुराने शॉपिंग के वीडियो। तो मेरे हिसाब में वो वीडियो जो दिखा रहे हैं, वो वीडियो पे हमने स्टडी करना चाहिए। और कभी वो मालूम पड़ता है कि ये पुराने वीडियो दिखा के अगर कभी ये मतलब एक कौम को बदनाम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बाकायदा आप एफआईआर दाखिल कर सकते हैं। आप लेकिन मीडिया को नहीं कर सकते हैं। हमने उसकी तहकीक की, हमें जिसने वीडियो भेजा, एक जिम्मेदार शख्स ने भेजा उसी इलाके के, और मैंने उनसे पूछा कि वीडियो कब की है, तो बोले कल की वीडियो है। उस इलाके नहीं देखिए, मैं उस आदमी के बारे में शक नहीं करूंगा, भेजने वाले के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप या फिर जो शाहीन है वो बहुत काम अच्छा कर रही है आपकी वो रिपोर्टर, उसको अगर भेज दे वहां पर कभी आप कभी कोशिश करके,
या फिर कोई आपके ऐसे कोई जो आपके रिपोर्टर है, अगर उनको भेजे और उसकी अगर कभी एक किस्म का तस्वीर कर ले कि नहीं बिल्कुल चल रहा है, तो फिर आप अच्छी तरह से उनके पीछे नहीं, पड़ हम जाइए। हर इलाके में हमारे लोग हैं, हमारे जिम्मेदार हैं वहाँ पर, जो बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, हम उससे तहकीक करते हैं, मालूमात करते हैं, उसके बाद में किसी चीज़ को आगे ले जाते हैं। ये बात में कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम इलाकों में सही, कुछ इलाकों में, चंद इलाकों में अमल नहीं हो रहा है लॉकडाउन पर, और ईद सादगी से मनाने की जो अपील की जा रही है उस पर भी लोग अमल नहीं कर रहे हैं। ये बात साफ नहीं, सामने नजर आ रही है। आप 100 नंबर को फोन कीजिए ना, 100 नंबर पे फोन कीजिए ना, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, उनको काम करना पड़ेगा। लोकल प्रशासन को फोन कीजिए, अगर नहीं मान रहे हैं आप एसीपी से बात कीजिए, आप डीसीपी से बात कीजिए। जी। इतना इजी नहीं है कोई एक ऑफिसर मैनेज हो जाए, तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मैनेज नहीं होता है ना। जी। कार्रवाई होती है, इमीडिएटली गाड़ी आती है, आप आजमा के देखिए ना, आप जी। आजमा के देखिए, बिल्कुल। और वो कंट्रोल रूम को बोलिए कि मैं फला फला बोल रहा हूँ, ये नंबर मेरा है, और आपके लोकल पुलिस और आप इन्वॉल्व उसके अंदर है, आप दूसरे वायरलेस को भेजिए, तो वो जरूर करेंगे। वरना फिर आपके मुझे पीआई से बात कराइए, कंट्रोल रूम के पीआई से बात कराइए। जब आप ऐसी बात करने के बाद में जो ऑफिसर है वो भी समझेंगे नहीं, ये जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और एक्शन चाहते हैं, तो वो जरूर तुम्हारी बात को सुनेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं अगर आपने नहीं करते हैं, एक आपने बात कही ना, कहीं कहीं ना कहीं पुलिस वाले मैनेज होते हैं। तो हम ये देखते हैं जितने ये धंधे और जो रोड पे लगते थे वो खत्म हो गए, जहां पर से अक्सर जो है, ये आपको भी पता है क्योंकि आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं, आपको पता है कि इन धंधे वालों से पुलिस वाले हफ्ता लिया करते थे, इनको हफ्ता पहुंचता था। जो रोड पे धंधे लगते हैं, ये तो सब साबित है ये। लेकिन हम पूरी पुलिस फोर्स को जो है इसका इल्जाम नहीं देते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हों, तो उनकी तो आमदनी का जरिया बंद हो गया। अब पुलिस खुद ऐसे लोग चाह रहे हैं कुछ उनका कुछ चाय पानी निकले, उनका कुछ रोजाना कुछ बनता है वो निकल जाए, हो सकता है। नहीं, ये जो आप जो कह रहे हैं रास्ते पे फेरी लगाने वाले, छोटी दुकान करने वाले, ये पुलिस के ज्यादा जमरे में आते नहीं है। और पुलिस वाले वो उनसे ज्यादा अगर कांस्टेबल लेवल पे कुछ कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन पोजीशन लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे उनसे कोई डीलिंग कोई नहीं करता है। अच्छा, मैं काम कर अच्छा। चुका हूँ। जी, जी। नहीं, नीचे के लेवल पे कांस्टेबल वगैरह जाके 10-20 रुपया ले ले, उसके पास से चल जाए, जी, जिससे वो उसको देने को भी तकलीफ होती नहीं है और ये भी बदनाम होते नहीं है। तो ये जी, छोटे मोटे बातें हमने देख चुके हैं और हमने उसको नजरअंदाज भी किए कि चलो, वरना फिर अगर हम कभी इनको पुलिस वालों को मना करेंगे तो उनके पीछे हाथों के पड़ जाएंगे। जी। तो इस तरह से वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज चल रहा है। लेकिन आप जो हिसाब में बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं, इसमें बड़े पुलिस ऑफिसर जो है वो अगर इन्वॉल्व कभी है इसके अंदर, जैसे दुकान वाला, जी। दुकान वाले कांस्टेबल से मैनेज नहीं होने वाला है, उसके लिए पुलिस ऑफिसर की जरूरत उसके लिए है, और वो भी सीनियर के कंसेंट चाहिए उसको। अच्छा, नहीं आप अगर ज्यादा सीनियर अगर उस चीज को बंद नहीं कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो इन्वॉल्व उसके अंदर है। नहीं, इसमें आप ज्यादा आपकी मालूमात बात अगर बंद नहीं कर रहा है जी, तो मतलब है कि वो इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही है। तो आप उसके ऊपर डीसीपी से बात कीजिए। जी। एसीपी का भी सीनियर पे सुनता नहीं है वो ज्यादा, ये अच्छा, आपको मैं अभी बोलता हूँ। अच्छा। आप समझते कि एसीपी बहुत बड़ा है, कुछ नहीं, बेचारा सीधा साधा आदमी होता है, जो बेचारा वो सीनियर पे के नजर कोनम पे जिंदा रहता है। मैं आपकी आपको कहता हूँ आपकी तरह उसके सीधा लिए होता बात करने के लिए डीसीपी। है, आपकी तरह सीधा होता है। हाँ, बिल्कुल सीधे होते हो, और वो उतना डिक्टेट नहीं कर सकते उस सीनियर पे को। जी। डीसीपी बराबर उनको सही काम पे लगा सकता है। अच्छा, तो बेटर में डीसीपी का नंबर लेके डायरेक्ट डीसीपी से डायरेक्ट बात करें आप। पठान साहब, मेरा अगला सवाल है, जिस तरह से मोदी जी ने मीडिया कर्मी जो है, जो पत्रकार है, उनको ऐसा धतूरा खिला दिया है कि जहर जो है ना पूरे उनके खून में सरायत कर गया है, पूरा फैल गया है। क्या हर चीज को मीडिया जो है मुसलमानों की नजर से देखती है, कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मुसलमान, कोरोना वायरस फैल रहा है तो मुसलमान। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बाकी एजेंडा तो पूरा हिंदुत्व का एजेंडा पूरा चला रहे हैं ना। हम्म। और मोदी जी इस बात को कभी रोक भी नहीं रहे हैं, बोलते कुछ नहीं है वो, हम्म। लेकिन जो उनकी निगरानी में चल रहा है वो बाकायदा टीवी वालों से बात करते हुए मैंने वीडियो देखा कि देखो, अगर मुझे नहीं बुरा बोलेंगे तो आपको लोग बुरा कहेंगे, इसको ये कहेंगे। मैंने बाकायदा गप्पे मारते हुए देखा उनको मैंने, तो लगता है कि वो उनके उनके बिल्कुल इशारे पे ही चल रहा है पूरा काम, पूरा मीडिया उनके इशारे पे चल रहा है। एक आध दो चैनल छोड़ के, लाइक एनडीटीवी छोड़ के, जी। उनका जो भी टॉपिक होता है वो एंटी मुस्लिम टॉपिक ही होता है। और उन लोग को ऐसे लोग चाहिए बात करने वाले हमारे कौम से, कि जो कमजोर कड़ी हो, जिन्हें पीटा जा सके। अब जिस टाइम में मैं जाता था तो मैं बहुत पीटता था जाके उनको। अर्नब को तो मैंने जो घटिया खड़ी की थी वो वीडियो मेरे आज भी कई जगह पे है। बाद में उन्होंने फिर बुलाना बंद कर दिया। सी पे मैंने जाके ठोका, जाके मैंने, उन्होंने बना बंद किया। उनको ऐसे लोग चाहिए कि जो उनका मार खाए, जी। नहीं, तो आप पेट लोग को भी ना दे। आपने बहुत सारे डिबेट में, टीवी डिबेट में हिस्सा लिया है, हम जानते हैं, और आपने बहुत बेबाकी से बात की है।
लेकिन ये जो वहां पर जो मुल्ला टाइप के लोग बैठते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि 5,000 मौलाना, 5,000 मुल्ला, इनका क्या मामला है, क्योंकि आप ज्यादा गहराई से जानते हैं। मैंने उन लोगों से भी बात की है, उन मुल्लाओं से मैंने बात की, मैंने कहा देखियो आप लोग जो है ना, आप ठीक है, आप आपके पास इस्लाम की नॉलेज है, आप आलिम है, वो अलग चीज है। वो टीवी पे डिबेट ये अलग चीज है जी। टीवी पे हाजिर जवाबी, टीवी पे एक बात को समझ के उसको वही जवाब देना, इसके लिए एक अलग लेवल का आईक्यू चाहिए, एक अलग लेवल की सोच चाहिए। नहीं तो वैसे मौलाना माशाल्लाह है हमारे पास में, बोलने की ताकत चाहिए, आप लोग के पास में नहीं है, आप लोग क्यों आते हो? पठान साहब वैसे आलिम और मौलवी है हमारे पास में, जो अल्हम्दुलिल्लाह इन एंकर का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनको बुलाते नहीं ये लोग। ये बुलाते हैं किन मौलाना लोग जो सिर्फ दाढ़ी रखते हैं, ये मौलाना होते भी नहीं है। इनको ना दीन की मालूमात होती है ना दुनिया की मालूमात होती है। इनको सिर्फ चेहरा उनको चाहिए, मीडिया वालों को सिर्फ चेहरा चाहिए कि दाढ़ी हो, मौलाना लगे हो। उनको बुलाते हैं, गाली देते हैं और गाली खिलवाते हैं, और पूरी कौम को ये लोग गाली खिलवाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हम सब गाली खाते हैं पूरी उनकी। हम लोगों ने रोकना चाहिए उनको। मैंने कई बार मैंने कहा कि रोको इनको। मैंने तो यहाँ तक कहा कि इन लोग को लाइव डिबेट से खींच के बाहर निकालो, लाइव डिबेट से, यहाँ तक कि मैंने कहा हुआ एक बार। कौन निकालेगा उसको? नहीं जाओ ना, एक ग्रुप तैयार करो कि बस कर, तू बिल्कुल बाहर निकाल, सीधा स्टूडियो में घुस जाओ सीधा, क्योंकि हमको बदनाम कर रहा है वो, हमको हमारा सौदा कर रहा है जाओ पर जाके। वो अपना खुद बोल के जाता है, नहीं एक मुस्लिम नुमाइंदा बन के जाता है, मुस्लिम बिचारा जी, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, धार्मिक गुरु जी, इस्लामिक गुरु, ऐसे उनके लकब लगा के उनसे सवाल किए जाते हैं उनसे जी। मतलब वो फर्दन अपनी कैपेसिटी में जाते, हम जाते हमारे कैपेसिटी में जाते। शमशेर खान पठान रिटायरी से भी हम जो बात करें हमारे पूरी बात करेंगे हम, सही है। लेकिन वो जो जाते हैं कौम बन के जाते पूरी, और पूरी कौम को बदनाम करके आते जाके, समझते हैं कौम अच्छा उनमें ताकत नहीं है वो डिबेट करने की, उसको रोकने की, उसकी बात को काटने की, उसके ऊपर चढ़ाई करने की। अपने आपको कौम का ठेकेदार बताते हैं ये लोग। ये ठेकेदार नहीं है, ये ठेका लेते हैं ये एंकर का ठेका लेते हैं। मेरे ख्याल है कुछ पैसा मिलता होगा उनको। अच्छा, एक बार एक जगह पे बोले आपके, बोले आपका वो डिबेट के लिए आप हमको ये देंगे नजराना, मतलब बिल्कुल नहीं, ये करना, ये धंधे के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया, मैं आया हुआ यहाँ पर बेबाकी से बात करने के लिए, और वही बात में करूंगा। तो आपकी भी कीमत लगाई गई थी आपकी कीमत लगाई गई थी? हाँ बोले ना, हम लोग वो कुछ देते हैं नजराना हमारे डिबेट वालों को, वो बाकायदा लेते हैं लोग बोले। क्योंकि मुझे अपना आतिकुर रहमान साहब ने एक बार कहा, उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने भी कहा कि भाई मुझे टाइम्स नाउ के लोगों ने कहा कि भाई आपके इतने पैसे जमा हो चुके, आप ले लीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो आतिकुर रहमान साहब अक्सर डिबेट में आते हैं, उन्होंने मुझे कहा था। तो बिके नहीं आप? उन्होंने नहीं लिया। नहीं तो आप बिके नहीं? हमारे को, मैंने को भी एक दो बार बोले, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं, हम पैसे के लिए थोड़ी आ रहे हैं, हम अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। नहीं तो आप बिके क्यों नहीं? वहां तो लोग बिक जाते हैं। आपने जिस दिन पैसा ले लिया उनसे, तो आपको उनकी बात बताना, उनकी बात सुनना पड़ेगी, और उनके जूते भी खाना पड़ेगा आपको। अच्छा, यानी गाली सुनने के पैसे लो? गाली सुनने के पैसे, और गाली अकेले सुनेगा नहीं, पूरी कौम को गाली दिलवा के आएगा पूरा जी। ये तो शर्म आती है बहुत ज्यादा, ये सबसे बड़ा आलमी है, शर्म ज्यादा आता है जी। पठान साहब अगला डिबेट में मेरे साथ में लड़ रहे। अच्छा, वो जाकिर नायक के मैटर के अंदर मेरे साथ में मुसलमान लड़ने को आ गए। अच्छा, वो डिबेट में कहते, वो बोले गुस्सा के रसूल है, बोले वो, तो बोले क्या है, नहीं आपको समझेगा नहीं, बोले मैं जो बोला वही। ऐसी ऐसी बातें डिबेट में करता है। क्या टॉपिक क्या है समझ में नहीं आ रहा है, एक मुस्लिम का टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वहां पर मसलक लेके आ गए, तो मसलक लेकर आ गए। तो ऐसे लोगों को बाइकाट करना चाहिए। अपना डिबेट करते करते मुंह में पान दाढ़ी पे गिर रहा है उनके, और बात कर रहे हैं। इतनी शर्म आ रही थी कि मुझे लगा कि मैं उठ के चल जाऊं वहां से। मैं अफसोस, वो दुख होता है, लेकिन क्या करे, मजबूर है। पठान साहब अगला सवाल, ईद को 6-7 दिन रह गए, ईद की नमाज का मसला जो सामने आ रहा है कि मुसलमान क्या करें। वैसे तो आलिम हमारे उलमाए कराम इस पे जो है ना सही हमें बता सकते हैं, आपकी नजर में क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने आज एक मेरा लाइव डिबेट, मैंने फेसबुक किया मैंने आज ये जी। और मैंने हुकूमत से अपील की थ्रू हमारे लीडर, हमारे नवाब मलिक साहब, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर असलम शेख साहब, हमारे गार्डन मिनिस्टर अबू आसिम साहब, अमीर पटेल साहब, और बाकी मैंने एमएलए से गुजारिश की है
कि भाई देखिए अभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में दुकानें खुली हो गई है, जी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कारखाने चालू हो गए हैं, जी। आपने शराब की दुकानें खोली, आपने उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा सत्यानाश किया। लेकिन हम्म आप सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हम्म अगर ईद की नमाज को अगर अलाउड करते हैं, वो भी कंडीशंस पे, स्ट्रिक्ट कंडीशन, कंडीशन ये कि जो लोग हैं वो घर से वजू करके आएंगे, पहली बात ये। एक मस्जिद में 6 से 7 जमातें होंगी, जी एक मस्जिद में बिल्कुल 2 नमाजी के बीच में 1 मीटर का फासला रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग। जी। उसके बाद गेट के ऊपर बाकायदा उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, अच्छा। उसको बाकायदा उसका हाथ भी सैनिटाइज किया जाएगा, हम्म और जाके वो नमाज पढ़ेगा। हम्म नमाज से पहले पूरी मस्जिद का सैनिटाइज किया जाएगा, हम्म नमाज के बाद में सैनिटाइज किया जाएगा। और जो नमाजी है वो अपने मुंह पे मास्क लगा के, हर एक वो जो डायरेक्शन है वो लगा के बाकायदा नमाज पढ़े, इंशाल्लाह ताला एक को भी कोरोना की बीमारी होगी नहीं। ये मैंने सजेशन दिया हूँ, और ये बात अगर हुकूमत के सामने जाती है, ये बात खाली ये बात सिर्फ मैं ईद की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में गणपति भी आ रहे हैं, जी। इसके बाद में देवी का त्योहार भी आ रहा है। तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि भाई सोशल डिस्टेंस के साथ में आप आपके मजहब को आप मना सकते हो। तो अपने शुरुआत इससे होगी। अपने अपने तो घरों वो बात उनके सामने रखे, और जो 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 लोकल ट्रस्टी है वो ख्याल रखे, डॉक्टर लोग वहां पर ख्याल रखे, और अब सीनियर सिटीजन से हम गुजारिश करेंगे कि जिनको जो भी बीमारी है वो मस्जिद में ना जाए, और एक जमात के बजाय अगर 6-7 जमात करे, मतलब अगर फजर के बाद में इमीडिएटली आधे घंटे के बाद में अगर नमाज शुरू कर देंगे 6 साढ़े 6 बजे तक के, कम से कम 11 बजे तक के 5 से 6 जमात हो जाएंगे। 5 से 6 जमात के अंदर आराम से लोग सोशल डिस्टेंस के साथ में नमाज पढ़े, और ये नमाज घर से निकले मस्जिद जाए, मस्जिद से सीधा घर आ जाए। पठान डायरेक्शन साहब, मैंने उसमें सजेस्ट किए हैं, और मैंने गुजारिश भी की। देखिए हमारी महाराष्ट्र हुकूमत है ना, बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अच्छा। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अगर कोई एक नंबर गवर्नमेंट है तो हमारी गवर्नमेंट है। जी हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जी। और उसके साथ में सबसे बड़े जो 2 हमारे शहर जो काम कर रहे हैं वो हमारे अनिल देशमुख साहब, होम मिनिस्टर। 24 घंटे मैं देखा टीवी पे उनको कहने के जाते रहते हैं, पुलिसों के पास जा रहे हैं, कोई पुलिस का इंतकाल होगा वापस जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो राजेश टोपे साहब हेल्थ मिनिस्टर, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको ताकत दे, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी औरंगाबाद जाते हैं, कभी वो मालेगांव जा रहे हैं, कभी नासिक जा रहे हैं। ये देख के बहुत दिल खुश होता है कि ये कैसे लोग हैं कि अल्लाह ने इनको ताकत दी है कि जगह जगह जाके ये लोग सब मतलब बीमारी से लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग अल्लाह ने हमको दिए है, अल्लाह का पहले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना अच्छा। आप देखिए रशीद राजन साहब, आप मुझे बताइए किसी भी स्टेट का कोई मिनिस्टर इस तरह से लोगों में जा रहा है क्या? एक वीडियो आपने देखा आज तक के? नहीं देखे। लेकिन ये हमारे 2 मिनिस्टर बरोबर बरोबर अपना फर्ज अंजाम तो दे रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ना कि जो भी फैसले करेंगे हमारे हाथ में फैसले करेंगे। तो मैंने तो गुजारिश ये की है हमारे लीडरों के थ्रू कि देखिए गुजारिश कीजिए कि भाई अगर, क्योंकि देखो अजीम साहब, रमजान के रोजे रखने के बाद में ईद की नमाज वाजिब है, लेकिन ईद की नमाज और ईद का जो लुत्फ है, जो उसका जो आखिरी निचोड़ है वो ईद की नमाज है। बेशक बेशक बेशक। अगर वो ईद की नमाज मिल जाए तो इससे बड़ी इनाम मेरे लिए कोई नहीं होगा। सही बात, सही बात। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंस के साथ में कभी करे, और हमने वादा किया भी गवर्नमेंट को करे कि नहीं भाई हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में करेंगे और ईमानदारी से करें, घर से निकले मस्जिद। ये आसान नजर नहीं आ रहा ना। आपने अपनी बात जो कही है वो अच्छा मशवरा है, हो सकता है वो अगर चाहे तो, लेकिन आसान नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा ऐलान होता है तो मस्जिदों के बाहर भीड़ लगने का भी खदशा है। उसके बाद में हर मस्जिदों पे ये मुमकिन नहीं है, सभी मस्जिदों में ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि बड़ी मसाजिद जहाँ पर हो, जहाँ जहाँ बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ ये मुमकिन है। कुछ इलाके ऐसे कि जहाँ पर बहुत छोटी छोटी मस्जिदें हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा? नहीं, कोशिश करने में कोई हरकत नहीं है, और 5-6 जमातें करे कभी तो पॉसिबल है। सोशल डिस्टेंसिंग कभी कर दो पॉसिबल, लेकिन जो ईद की नमाज का जो मजा जो होता है, जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग बहुत हाई फीलिंग होती है, और वो होना चाहिए। घर में ईद की नमाज फिर मौका मिलेगा मीडिया वालों को, ये जो गोदी मीडिया है जो नहीं, देखिए एक बात सुनिए, पूरी बात सुनिए ना पठान साहब। जो मोदी का धतूरा खा चुके हैं, जो पूरा जहर फैल चुका है, फिर इस तरह से होगा कि मुसलमानों को ईद के मौके पे नमाज पढ़ने का मौका दिया गया और इस तरह से हो गया। जबकि इन मीडिया वालों को शराब की दुकानें खुल गई, लंबी लंबी लाइन लग गई, वहां पर कुछ नजर नहीं आया इनको। वहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई, ना वहां पर कोरोना वायरस नजर आया। शराब की दुकानें को लेकर बड़े खुश हुए ये लोग।
लेकिन यहाँ तो मौका मिल जाएगा इनको। नहीं, कब तक के डर के हम रहेंगे, मैं ये बोलता हूँ ना। जी। ये सबको दिख रहा है कि ये बायस है हमारे बारे में, हम्म, और कल ये बायस है बोल इनके डर के बारे अपन में इबादत खत्म करना हमारी। जी। ये तो झूठी बात बताएंगे सब ये। हम्म, क्यों शराब के बारे में बात नहीं करेंगे? शराब के साथ में जो हुआ, या हमारे खादाना में बांदा में लोगों को कोरोना हुआ, सिर्फ शराब की दुकानों से उनको ये कोरोना हुआ उनको। इस बारे में कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन देखो, हमारी नीयत बहुत साफ है। जी। हम सोशल डिस्टेंस के साथ में नमाज पढ़ना चाहते हैं, और हमारा नीयत बहुत साफ है, अल्लाह उसको कबूल करे। हमारे दिल में ये नहीं है कि हमारे इससे किसको बीमारी लगे या कोई हमको बीमार करे। हर एक को अपनी जिंदगी पसंद है, कौन चाहेगा? हर एक को अपनी। अगर प्रिकॉशन लेता हूँ, अगर मैं पूरा प्रिकॉशन लेके जाता हूँ, पूरा हाथ सैनिटाइज करता हूँ, मैं हाथ में ग्लव्स पहन लेता हूँ, पैरों में मोजे डाल लेता हूँ, पूरा चेहरा ढक लेता हूँ, सर पे टोपी पहनता हूँ, तो कैसा मुझे कुछ होने वाला है? मुझे बताइए कैसा होगा? अगर ये स्ट्रिक्टली अगर कभी हम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो जो नमाज का लुत्फ है, ईद है जैसी लगेगी, वो होती है ईद। ईद का खुतबा, ईद की नमाज, वो होती है ईद। उससे बाद में उसकी खुशी होती है। अगर वो ईद का अगर हमें वो मजा मिले, हमें वो नमाज, वो 6 रकात, वो 2 रकातों में वो 6 अलग से तकबीरें, वो जो चीजें ये साल में एक बार आती है। बिल्कुल आप दुआ कीजिए अल्लाह से कि हमारी ईद अच्छी जाए और अल्लाह हमें जमात नसीब करे। तो मेरी तमन्ना तो अब यही है कि अल्लाह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हुकूमत के तमाम कार्रवाई पूरे करते हुए हमें एक ईद की नमाज का मौका मिले। हमारी दुआ भी है और हमारी हुकूमत से गुजारिश भी है। आमीन आमीन। आप भी आपके जरिए हमारे आप लीडर लोग से बोलिए कि बात करके देखिए भाई, थोड़ा सा 5-6 जमात अगर मस्जिद में होती है तो इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी नहीं फैलेंगी। मीडिया क्या बोलेंगी? मीडिया को बोलो, तो मीडिया को बोलना हो तो आप बिना मस्जिद जाके भी आपके बवाम करेंगे वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने, सबने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।